हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं अपने इस चैनल LPMS क्लासेस में। तो दोस्तों, अभी तक हमने भारतीय दंड संहिता में IPC में 13 लेक्चर कर चुके हैं। आज हम करेंगे 14वां लेक्चर। ठीक है दोस्तों, आज हम करेंगे 14वां लेक्चर। इसमें हम करेंगे धारा 22 से लेकर आगे करेंगे। ठीक है। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा 13 लेक्चर नहीं देखा है तो हमारे इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। भारतीय दंड संहिता 1860 के नाम से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें आपको सारे लेक्चर मिल जाएंगे, आप वहां से देख सकते हैं। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं धारा 22। ये बात करता है जंगम अथवा चल संपत्ति के बारे में। किसके संपत्ति? जंगम अथवा चल संपत्ति के बारे में। ये कहता है जिस संपत्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सके, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों? चल संपत्ति। ठीक है, क्लियर। मूर्त संपत्ति होना चाहिए जिसे आप छू सके और देख सके। क्लियर। अमूर्त नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों? मूर्त संपत्ति होना चाहिए। एग्जाम्पल, कार, साइकिल, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक वाहन, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सामान हो गया, वाहन हो गया, ठीक है, गहने हो गए, रुपए हो गए, पैसे हो गए, ये सब क्या है दोस्तों? चल संपत्ति है, जिसे हम मूर्त संपत्ति है, देख सकते हैं, छू सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों, कुछ नोट करने वाली बातें हैं, इसे भी देख लो। जैसे कि अस्थायी रूप से लकड़ी, ठीक है, यह क्या है? भूवत वस्तु है। ठीक है, यह क्या है? चल संपत्ति में नहीं आता। एग्जाम्पल, पेड़, पौधे, ये सब क्या है? चल संपत्ति में नहीं आता, क्योंकि ये मिट्टी से पकड़ा हुआ है। मगर जब यह पेड़ जमीन से निकाल लिया जाएगा तो यह चल संपत्ति बन जाएगा। क्लियर। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों, धारा 23, सेक्शन 23, धारा 23, सदोष लाभ। सदोष फायदा क्या होता है दोस्तों? सदोष लाभ क्या होता है? अब इसको देखते हैं, समझिए इसको। कहता है कि रास्ते में आप जा रहे थे। मैं एग्जांपल देके पहले समझाता हूं कि सदोष लाभ या सदोष फायदा क्या होता है। आप मानिए रास्ते में जा रहे थे और आपको एक बैग मिल गया। ठीक है, उस बैग में पैसे हैं और साथ उस आदमी का पता भी उस और नंबर भी उसमें उस बैग में रखा हुआ है। आपने उस बैग को उठा लिया और बिना उस मालिक को सूचित किए, बिना आप बैग के मालिक जो था, जो नंबर था, आपने बिना उसको फ़ोन किए हुए, ठीक है, आपने क्या किया? आप अपने घर ले गए। ठीक है, घर ले गए और उस समय आप तो ना उस मालिक को फ़ोन किए जिसका वो बैग था, जिसका गिरा हुआ था, और न ही आप पुलिस स्टेशन में जाके जमा किए, आप घर ले गए। तो यह आपने क्या किया? गैर कानूनी, क्या गैर कानूनी रूप से आप घर में रखे, ले गए और ये घर में रख लिया आपने। तो इसको क्या कहेगा दोस्त? ये हो गया सदोष लाभ। ठीक है, मतलब आपका उस बैग पर अधिकार नहीं था रखने का, फिर भी आपने गैर कानूनी रूप से उसको क्या किया? उपयोग किया, आपने अपने घर में रखा। ठीक है, इसे ही कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं? सदोष लाभ। जो आपका चीज नहीं था फिर भी आपने रखा। तो कानूनी अधिकार न होते हुए भी किसी संपत्ति को गैर कानूनी तरीके से अर्जित करना, अपने पास रखना, सदोष लाभ, सदोष फायदा कहलाता है। ठीक है। एग्जाम्पल, चोरी, लूट का सामान मिलना या रास्ते में बिना पुलिस को जमा कराए रख लेना, इसे सदोष लाभ या सदोष, ठीक है, फायदा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्लियर। आगे देखते हैं दोस्तों, धारा 24, धारा 24, सेक्शन 24 देखते हैं। कहता है बेईमानी से। ये किसकी बात करता है? बेईमानी की। ये बेईमानी क्या होता है दोस्तों? डिसऑनेस्टली क्या होता है दोस्तों? कहता है किसी व्यक्ति को सदोष लाभ पहुंचाने का आशय, अन्य व्यक्ति को सदोष हानि पहुंचाने का आशय करना को बेईमानी से किया गया कार्य माना जाता है। ठीक है, जानबूझकर गैर कानूनी रूप से किसी को लाभ पहुंचाना या किसी को हानि पहुंचाना क्या कहलाता है? बेईमानी कहलाता है। क्लियर हो गया। किसी भी व्यक्ति को लाभ पहुंचा रहे हो आप, ठीक है, गैर कानूनी रूप से, या किसी को हानि पहुंचा रहे हो गैर कानूनी रूप से, तो उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों? बेईमानी कहेंगे। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, धारा 25, धारा 25 के सेक्शन 25 क्या कहता है? कपट पूर्वक। क्या कहता है? कपट पूर्वक के बारे में। फ्रॉडुलेंटरी, फ्रॉडुलेंटरी के बारे में बताता है। कहता है कपट पूर्वक
अब इसको समझो दोस्तों, क्या होता है कपटपूर्वक। किसी को धोखा देने के आशय से या धोखे में रखने के आशय से किया गया कार्य कपट पूर्वक कहलाता है। ठीक है, जो कार्य किया गया हो वो कपट करने के उद्देश्य से किया गया हो। ठीक है, अब देखो आप कहोगे दोस्तों कि कपट क्या होता है, तो देखिए दोस्तों, आपके घर लेना था, आपको क्या था, घर लेना था। आप प्रॉपर्टी डीलर के पास गए, ठीक है, वह घर दिखाकर बोला यह अच्छा घर है। आपने पूछा कि कोई लोन या केस तो नहीं है इस घर पे। उसने बोला नहीं जी नहीं, इसमें कोई लोन नहीं है, कोई केस नहीं है, बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी है। ठीक है, इस घर पर कोई केस नहीं चल रहा, जिससे आपको यह, और इसको पता था कि इस घर पे एक केस चल रहा है, मगर इसने आपसे छुपा लिया। ठीक है, और आपने इस बात को मतलब आपसे छुपा लिया गया, मतलब यह क्या है, यह कपटपूर्वक कार्य है। ठीक है, कपट करने का आशय गोपनीय रखकर धोखा देने के आशय से, ऐसा धोखा या गोपनीयता से वास्तविक मालिक को क्षति पहुंचाने से किया गया हो, उसे हम क्या कहते हैं, कपटपूर्वक। ठीक है, कपट समझ गए आप। आगे देखते हैं दोस्तों, धारा 26, धारा 26। धारा 26 किसके बारे में बात करता है दोस्तों, ये कहता है विश्वास रखने का कारण। किसके बारे में बात करता है, विश्वास रखने का कारण के बारे में बात करता है, रीजन टू बिलीव के बारे में बात करता है। एग्जाम्पल देखते हैं। अब मानिए एक पिता है और बेटा को कहता है कि रात को अब तू कहीं क्या करेगा, पार्टी में नहीं जाएगा। ठीक है, मगर बेटा क्या करता है, रात को चुपके से पार्टी में चला जाता है। ठीक है, मगर जब घर लौटता है तो दीवार से घर में कूदता है, दीवार की तरफ से, क्योंकि वो तो चुपके से भागा हुआ था, तो सामने से आ नहीं सकता वरना उसको पापा मारेंगे। तो दीवार से कूदता है, आवाज़ आया और उसके पिता की आंख खुल गई, और आवाज़ सुनकर उनको लगा कि कोई चोर हमारे घर में घुस गया है, और उसने तलवार निकाली और मार दिया, जिससे वह उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। बाद में देखा गया तो पता चला कि ये तो मेरा बेटा है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो यह विश्वास रखकर करना था कि रात में चोर है, क्योंकि दीवार से तो कोई चोर ही आएगा। ठीक है, पहली बात देखिए दोस्तों, क्या कि एक तो रात है, दूसरा दीवार से कोई आ रहा है, और आवाज़, तो इसे विश्वास रखने के कारण है ना दोस्तों, क्योंकि उसने तो अपने बेटे को मना कर दिया, तो उसको पता था कि हमारा बेटा, हमारी पूरी फैमिली घर में है, और कोई दीवार कूद के आ रहा है तो जरूर ये कोई चोर है, और उसको मार देता है। ठीक है दोस्तों, तो ये विश्वास करने का कारण था। इसके बारे में कौन बताया, धारा 26। तो इसे छूट मिल जाएगी, ये जो पिता है उनको किसी भी प्रकार का अपराध का दोषी नहीं माना जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों धारा 28। धारा 27 इंपॉर्टेंट नहीं है, धारा 28 को देखते हैं, सेक्शन 28। ये कहता है नकल या कूटकरण के बारे में बात करता है। ठीक है, कहता है नकल या कूटकरण क्या होता है, इसके बारे में बताता है। अब देखते हैं ये क्या होता है। किसी वस्तु की नकल में दूसरी वस्तु बनाना जिसे धोखा हो सके उसे कूटकरण कहते हैं। ठीक है, आपने कोई ऐसा वस्तु बनाया, जो वस्तु सेम मार्केट में कोई कंपनी बनाती है, ठीक है, या कोई ऐसा आपने नोट बना दिया, ठीक है, ऐसी चीज़ बना दी जो सेम टू कॉपी बन गया, जिससे आदमी को ये धोखा हो गया कि ये सही है या ये ओरिजिनल है। ठीक है, एग्जाम्पल देखो दोस्तों, नकली नोट। ठीक है, एक नोट सेम आपने 500 का सेम बना दिया, तो ये क्या है दोस्तों, इसे ही हम कहेंगे कूटकरण। ठीक है, नकल जो की गई हो वो नकल करने की आशय से हो। ठीक है, आपने जानबूझ के ऐसा किया हो, इस कार्य को जानते हुए कि यह नकली क्या है, नोट है। ठीक है, और अंदर वस्तु जिनकी नकल किए हैं उसके दूसरे व्यक्ति को धोखा दिए जाने की आशय से किया गया है, तो ये क्या होगा दोस्तों, नकल या कूटकरण। क्लियर, आपने समझ लिया कि नकल क्या होता है, कूटकरण क्या होता है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, धारा 29 सेक्शन 29 देखते हैं। ये बात करता है दस्तावेज के बारे में, डॉक्यूमेंट्स के बारे में, कि डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, दस्तावेज क्या होता है। धारा 29 बात करता है, ये बात करता है, कहता है कि कोई ऐसा दस्तावेज जिस पर अक्षर, अंक, चिन्ह और वह किसी भी विषय पर हो। ठीक है, उस पर क्या हो, किसी भी दस्तावेज पर अक्षर हो, अंक हो या चिन्ह हो, वह किसी भी विषय पर क्यों ना हो। एग्जाम्पल, कॉन्ट्रैक्ट का पेपर हो, जमीन का कागज हो, चेक हो, प्रमाण पत्र हो। ठीक है,
वो कागज, लकड़ी, चट्टान, धातु, चमड़ा, प्लास्टिक, किसी भी वस्तु पर अक्षर, अंकों और चिन्ह द्वारा उस दस्तावेज को कोर्ट में जॉब के सबूत के तौर पर लाया जा सके उसे दस्तावेज कहते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों। ऐसा कोई भी दस्तावेज, ऐसा कोई भी आपके पास मिले जो प्लास्टिक का हो, चमड़ा का हो, लकड़ी का हो, चट्टान का हो, धातु हो, जिस पर कुछ चीज़ लिखा हो, चाहे वो चेक हो, प्रमाण पत्र हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, जिसे कोर्ट में पेश किया जा सके उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों, डॉक्यूमेंट्स। एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। संविदा, डॉक्यूमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, करार, जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो चेक हो गया। ठीक है, मुख्तारनामा जो होता है जिसे कहते हैं पावर ऑफ अटॉर्नी। ठीक है, मानचित्र हो गया, मैप हो गया। ठीक है, निर्देश देने वाला कोई दस्तावेज हो। ठीक है, डॉक्यूमेंट दैट गिवन डायरेक्शन जो हो। ठीक है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो होती है वो हो, प्रमाण पत्र हो। ठीक है दोस्तों, ये सब क्या होता है, ये सब डॉक्यूमेंट्स होता है। ये कौन बताता है, धारा 29। आगे देखते हैं दोस्तों, धारा 29A। अब कहेंगे 29 है या 29A। 29A का मतलब इसे संशोधन कर, इसको क्या हुआ, धारा 29 में संशोधन किया गया और धारा 29A बना दिया गया। ठीक है दोस्तों, A, B, क, ख जहां भी लगा होगा ना, ये कहां से है, ये संशोधन के द्वारा बाद में अमेंडमेंट करके जोड़ा गया है। ठीक है, तो ये धारा 29A ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यह इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के बारे में बात करता है। आपने सुना होगा ना, फिल्म में आपने देखा होगा, कोई लॉ पे कोई केस बना हुआ है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की बात की जाती है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की बात की गई है इसमें। एग्जाम्पल देखो दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड क्या होगा, मोबाइल, कंप्यूटर में रखा हुआ दस्तावेज, रिकॉर्डिंग या वीडियो, इसे क्या कहेंगे दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कहेंगे। इसे IT अधिनियम 2000 में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया दोस्तों, IT अधिनियम 2000 में धारा 29 में संशोधन करके और धारा 29A जोड़ दिया गया। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों, धारा 30, धारा सेक्शन 30 के बारे में बात करता है। ये कहता है मूल्यवान प्रतिभूति के बारे में बात करता है। ठीक है, ये कहता है कोई भी दस्तावेज अथवा तात्पर्य जिसे निम्न में से कोई कानूनी अधिकार, ठीक है, किया लिया जाता हो, जैसे सृजित का मतलब पासपोर्ट, या आपको भारत का कानूनी नागरिक बनाता है। ठीक है, दूसरा होता है विस्तृत, जिसे दायरा बढ़ा दे। ठीक है, एक्सटेंड कर दे। आंतरिक मतलब संपत्ति को बेचने और उसके नाम पर ट्रांसफर करना, है ना। ई पास को डाउन, ई पास हो गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नागरिक को क्या करना, नागरिकता को समाप्त करना, ये सब क्या है दोस्तों, ये सब मूल्यवान प्रतिभूति है। ठीक है, कहता है वह दस्तावेज जो कोई व्यक्ति स्वीकार करता हो कि वह किसी विधि दायित्व के अधीन है, कानूनी अधिकार, ठीक है, कानूनी अधिकार नहीं रखता है। जैसे चरित्र प्रमाण पत्र, ठीक है, जमीन का जो कागजात होते हैं, ठीक है, जमानत करवाना, चरित्र प्रमाण पत्र, ठीक है, ये सब क्या है दोस्तों, मूल्यवान दस्तावेज केवल मौलिक दस्तावेज के लिए है। जैसे एग्जाम्पल देखो दोस्तों, राशन कार्ड, ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड इत्यादि, ये सब क्या है दोस्तों, ये सब मूल्यवान प्रतिभूति है। ठीक है, इसे वैल्यूएबल सिक्योरिटी कहेंगे हम। क्लियर है दोस्तों, मूल्यवान दस्तावेज किसको कहेंगे, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पासपोर्ट, है ना। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखते हैं, धारा 31 सेक्शन 31, यह बात करता है वसीयत के बारे में। वसीयत डॉक्यूमेंट कौन होते हैं, वसीयत दस्तावेज कौन होते हैं, ठीक है, इसके बारे में कहता है कोई भी व्यक्ति अपनी मृत्यु के बाद संपत्ति को बंटवारा करने के लिए दस्तावेज बनाता है, उसे वसीयत दस्तावेज कहते हैं। ठीक है, वसीयत दस्तावेज किसी भी व्यक्ति के मृत्यु के बाद लागू होता है। ठीक है, ये जो वसीयत दस्तावेज होता है ये कब बनाया जाता है, जब आदमी जिंदा होता है, उसको पता है मेरे 2 बच्चे हैं, ये आपस में लड़ने लगेंगे, तो ये वसीयत करके चला जाता है कि इतना प्रॉपर्टी इसको मिल जाए, इतना प्रॉपर्टी इसको मिल जाए। और ये कब बनता है, जब आदमी जिंदा होता है तो इसको बनाता है, जब तक जीवित है ये क्या है, ये लागू नहीं होगा, जिस दिन वो मर जाएगा उसके बाद ये वसीयत लागू हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों, धारा 32, ठीक है दोस्तों, क्या है, धारा 32 सेक्शन 32,
सेक्शन 32 क्या बात करता है? अवैध या गैर कानूनी कार्य के बारे में बात करता है। क्या बात करता है? अवैध कार्य या गैर कानूनी कार्य के बारे में बात करता है। कहता है कार्य में अवैध लोप चूक भी शामिल है। अब कहोगे ये क्या होता है? गैर कानूनी या अवैध काम, ठीक है। तो एग्जाम्पल देके मैं समझाता हूँ। जैसे मानो पुलिस काम कर रही है, ठीक है, अपराधियों को पकड़ना है। अब वह अपराधी को नहीं पकड़ता तो वह क्या है दोस्तों? गैर कानूनी कार्य नहीं है। अब पुलिस को पता है कि एक अपराधी है सामने खड़ा है और इसको अगर मैं नहीं पकड़ा तो किसी की हत्या कर देगा, मगर पुलिस वाला ये देख के भी उसको क्या करता है? उसको नहीं पकड़ता है। तो ये क्या है? अवैध काम है, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, धारा 33 सेक्शन 33 ये कहता है कई कार्य मिलकर भी एक कार्य का गठन करते हैं। कई कार्य मिलकर भी एक कार्य का गठन करते हैं। कई चूक मिलकर एक चूक का गठन करते हैं। एग्जाम्पल देके मैं आपको समझाता हूँ। एक पुलिस है, ठीक है, एक पुलिस कैदी को रोजाना पीटता है। क्या करता है? रोज पीटता है उसको। अब रोज पीटता है, रोज मतलब रोज गया और उसको पीट के चला आता है। अब क्या होता है कि 20वां दिन उसकी मृत्यु हो जाती है। अब 20वां दिन उसकी मृत्यु हो गई तो यह एक दिन में नहीं हुई मृत्यु, ये 20 दिन से चला आ रहा था। अलग अलग दिन से कार्य मिलकर और एक दिन मृत्यु का कारण बना, तो एक दिन माना जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ये कितना दिन माना जाएगा? एक दिन माना जाएगा, ठीक है। क्लियर? तो दोस्तों लेक्चर बड़ा हो गया, 16 मिनट समथिंग का हो गया, तो हम यहीं पे इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। मिलते हैं आगे 15वां लेक्चर में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, और अगर आपको कहीं भी समझने में दिक्कत हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके टाइप करें, हमें भेज दें। पूरा कोशिश करेंगे और अच्छे से समझाने का। और दोस्तों प्लीज़ कॉपी और पेन लेके ज़रूर बैठें, जिससे कि आप नोट करते चलें, ठीक है। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो लेक्चर को 1-2 बार देखें, बिल्कुल समझ में आपको आ जाएगा, क्योंकि साधारण भाषा में हमारे द्वारा समझाया जा रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।